अनदर न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रिएशन ऑफ एजेंसी। आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एजेंसी के ऊपर पूरा टॉपिक्स बताया था मैंने। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं एजेंसी के, मैंने आपको वो सब बताया था। आज कौन कौन मतलब एजेंसी कब कब क्रिएट हो सकता है और कौन कौन क्रिएट कर सकते हैं एजेंसी को, आज हम लोग वो जानेंगे और थोड़ा डिटेल में वो होगा वीडियो। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए ताकि आपको आगे और भी वीडियोस मिलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिएशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी में बी क्रिएटेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज: बाय एन एक्चुअल अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट गिवन बाय द प्रिंसिपल टू द एजेंट। प्रिंसिपल क्या होता है, एजेंट क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सेक्शन 182 में डिफाइन किया गया है ये, क्योंकि सेक्शन 182 से एजेंसी का पार्ट शुरू होता है। सेकंड आता है बाय द प्रिंसिपल्स रैटिफिकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय द एजेंट ऑन हिज बिहाफ बट विदाउट हिज अथॉरिटी। ये सेक्शन 196 से 200 नंबर सेक्शन तक डिफाइन किया जाता है। बाय एन ऑस्टेंसिबल authority conferred by the principal on the agent even though no actual authority has been given। फिर आते हैं by a legal presumption in the case of a married woman cohabiting with her husband। लास्ट आता है by an application of law in case of necessity। अब मैं आपको सारे मतलब जितने पॉइंट्स है इधर पांचों वेज तरीके जो है वो सब मैं आपको एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। तो पहला आता है एक्चुअल अथॉरिटी। एजेंसी में बी क्रिएटेड बाय एन एक्चुअल अथॉरिटी। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी इज दैट ऑफ एक्चुअल अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट गिवन बाय द प्रिंसिपल टू द एजेंट। एक्चुअली में मतलब कि इसका मतलब यही होता है कि द एक्चुअल अथॉरिटी में इधर बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, मतलब कि जो एक्चुअल अथॉरिटी आप जो प्रिंसिपल एजेंट को जो प्रिंसिपल जो है वो एजेंट को एम्प्लॉय करता है फॉर सर्टेन डीलिंग्स टू विद द थर्ड पार्टी। तो डीलिंग्स करने के लिए एक्चुअल अथॉरिटी चाहिए होता है जो प्रिंसिपल देता है एजेंट को। तो वो एक्सप्रेसली भी दे सकता है, एक्सप्रेस करके भी दे सकता है या फिर इम्प्लाई भी कर सकता है। सेक्शन 186 में एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए ओन्स अ शॉप इन श्री रामपुर। ए जो है ए के पास एक दुकान है श्री रामपुर में। लिविंग हिमसेल्फ इन कलकत्ता, पर वो खुद कलकत्ता में रहता है। एंड विजिटिंग द शॉप, और अपना दुकान जो श्रीरामपुर में है ओकेजनली विजिट करता है। द शॉप इज मैनेज्ड बाय बी। बी जो है वो वहाँ का मैनेजर है उस दुकान का। एंड ही इज इन हैबिट ऑफ ऑर्डरिंग गुड्स फ्रॉम सी इन द नेम ऑफ ए। और वो बी जो है जो दुकान का देखभाल रखता है, दुकान का केयर करता है, टेक केयरिंग करता है, वो गुड्स ऑर्डर करता है सी को बोल के गुड्स ऑर्डर करता है ऑन द नेम ऑफ ए, जो उसका एक्चुअल ओनर है, जिसके पास एक्चुअल अथॉरिटी है। ठीक है। ही इज इन हैबिट ऑफ ऑर्डरिंग गुड्स फ्रॉम सी इन द नेम ऑफ ए फॉर द पर्पज ऑफ द शॉप के लिए, एंड ऑफ पेइंग फॉर देम आउट ऑफ एज फंड, और ए के फंड से वो पेमेंट होता है विथ एज नॉलेज। ए के मतलब ए जानता है कि मेरे पैसे से वो खर्चा हो रहा है क्योंकि मेरे दुकान पे हो रहा है वो। बी हैज़ इम्प्लाइड अथॉरिटी ओवर फ्रॉम ए टू ऑर्डर गुड्स, मतलब बी जो है जो मैनेजर जो है उसने अथॉरिटी लिया है ए से। ए जो ओनर है, मेन मालिक है, सेठ से ओनर लिया है, मतलब अथॉरिटी लिया है ताकि वो अथॉरिटी खुद यूज कर सके उस दुकान के वेलबींग में, ताकि वो सी से गुड्स को ले सके और बेच सके, और जो भी पेमेंट आता है वो ये पेमेंट करेगा। बी हैज इम्प्लाइड अथॉरिटी फ्रॉम ए। बी जो है वो इम्प्लाई कर लिया अथॉरिटी को, मतलब ए का अथॉरिटी को बी ले लिया है अभी थोड़ा। ए टू ऑर्डर गुड्स, मतलब गुड्स को ऑर्डर करने के लिए सी को देखिए समझिए, ये जो बी हैज इम्प्लाइड अथॉरिटी फ्रॉम ए टू ऑर्डर गुड्स फ्रॉम सी, इसका सिंपल मतलब आता है कि ए तो ओनर है, ए ने एम्प्लॉय किया है, मतलब ए इसमें प्रिंसिपल है,
और बी इसमें एजेंट है क्योंकि ए ने बी को एम्प्लॉय किया है कि तुम मेरे दुकान का देखभाल करोगे, मैनेजमेंट करोगे तुम, और सी आता है थर्ड पार्टी। ये क्लियर, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा होपफुली। फिर हम लोग आते हैं सॉरी फॉर दैट। फिर हम लोग आते हैं, अब मैंने आपको तो ये सब बता दिया, कॉन्सेप्ट तो शायद आपको क्लियर ही हो गया होगा। तो अब इसमें है बी हैज इम्प्लाइड ऑथोरिटी फ्रॉम ए, मतलब बी ने ऑथोरिटी, कुछ ऑथोरिटी ले लिया, कुछ राइट्स ले लिए, जिसके कुछ ऑथोरिटी ले लिया कि ए से कि वो सी को ऑर्डर दे सकता है सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, इन द नेम ऑफ ए के नाम पे वो सी से सप्लाई ऑफ गुड्स लेता है फॉर द पर्पज ऑफ द शॉप। ठीक है, ये होता है एजेंसी में बी क्रिएटेड बाय एक्चुअल ऑथोरिटी। एजेंसी इससे भी क्रिएट हो सकता है। एजेंसी तो हो गया ना, क्योंकि इसमें एजेंट, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी तीनों इंक्लूड हो जाते हैं, है ना। तो होपफुली समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट आपको। तो नेक्स्ट आते हैं बाय रैटिफिकेशन। अब रैटिफिकेशन क्या होता है? बाय रैटिफिकेशन वी मीन एन एक्ट विच द प्रिंसिपल कन्फर्म्स अनऑथराइज्ड एक्ट ऑफ द एजेंट। मतलब रैटिफिकेशन का मतलब हम लोग ये जान सकते हैं कि प्रिंसिपल जो है ये कंफर्म करता है, मतलब जो ओनर है किसी, मान लीजिए लास्ट एग्जांपल ये अगर आप ले लो, तो ओनर जो है वो कंफर्म कर लेता है कि एजेंट के पास अनऑथराइज्ड एक्ट उसने किया है ऑफ द एजेंट, दैट इज टू से इवन इफ द एजेंट एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द ऑथोरिटी। अगर जो एजेंट है, अगर वो एम्प्लॉय नहीं, मतलब प्रिंसिपल ने अगर उसको एम्प्लॉय नहीं किया है, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है विदाउट द ऑथोरिटी ऑफ ए, मतलब विदाउट द ऑथोरिटी ऑफ द प्रिंसिपल, कॉन्सेंट और नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल में, तो तब प्रिंसिपल इफ ही अगर वो चाहे कैन रेटिफाई इट एंड देयर बाय एक्सेप्ट द बेनिफिट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइजिंग आउट ऑफ सच अ कॉन्ट्रैक्ट। तो वो रेटिफाई करके बेनिफिट्स को एक्सेप्ट करके, ऑब्लिगेशंस मतलब ड्यूटी को एक्सेप्ट करके, जो भी बेनिफिट आएगा उस कॉन्ट्रैक्ट से वो ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। सेक्शन 196 ऑफ द एक्ट हैज एक्सप्लेन्ड ratification and its effect in the following words. अब सेक्शन 196, where acts are done by one person on behalf of another, मतलब एक आदमी के बिहाफ में कोई दूसरा, मतलब ए जो है, मतलब बी जो है वो ए के बिहाफ में एक काम करता है, सर्टेन वर्क करता है, कोई एक्ट करता है बट विदाउट हिज नॉलेज और अथॉरिटी। बट इसमें भी है, मतलब कि ऑन बिहाफ ऑफ, मतलब बी विल डू अ सर्टेन वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ ए विदाउट द कंसेंट और अथॉरिटी ऑफ और नॉलेज ऑफ द ओनर और द प्रिंसिपल, दैट इज ए। इन दिस केस he may elect to ratify or to disown such act। तो जो प्रिंसिपल है वो डिसोन कर सकता है या फिर रेटिफाई कर सकता है। अगर वो रेटिफाई करता है then the same effect will follow as if they had been performed by his authority। अगर वो रेटिफाई करता है तो उसका मतलब ये आता है कि उसने उसको मतलब उसके नॉलेज में उसने अथॉरिटी दे दिया है उस एजेंट को। अगर वो रेटिफाई नहीं करता है तब disown such act। Section 197 further provides that ratification may be expressed or implied the conduct of the person on whose behalf the acts are done। ratification है वो एक्सप्रेस भी किया जा सकता है, implied भी हो सकता है on the consent on the conduct of the person on who, मतलब जिसके मतलब प्रिंसिपल जो है उसके कंडक्ट के हिसाब से बोला जा सकता है कि वो रेटिफिकेशन जो है वो एक्सप्रेस्ड है या इम्प्लाइड है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए फॉर एग्जाम्पल वेयर ए विदाउट बीज ऑथोरिटी, ए बिना बी के ऑथोरिटी के या फिर बिना बी के कंसेंट से लेंड बीज मनी टू सी। ए मतलब कि ए ने बी का पैसा लेंड दे दिया सी को without his authority, without his consent, and afterwards B accepts interest on the money। बाद में B accept कर लेता है interest on the money from C
बी's कंडक्ट इम्प्लाइज अ रेटिफिकेशन, इसका मतलब आता है कि ये बी बाद में मान लेता है ठीक है ये तुमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए, हालांकि उस बी को पता नहीं था कि ए ने लेंड कर दिया कुछ मनी, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, बाद में उसको लगता है ठीक है मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा तो ठीक है, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन द मनी फ्रॉम सी, बी's कंडक्ट इम्प्लाइज अ रेटिफिकेशन ऑफ द लोन। सिंपल है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेटिफिकेशन का एसेंशियल्स क्या क्या है, एसेंशियल कंडीशंस फॉर अ वैलिड रेटिफिकेशन क्या क्या है। तो एजेंट मस्ट हैव एक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, सिंपल सा बात है, मैंने आपको पहले ही बताया, एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बिहाफ में अपना काम करना पड़ेगा। मतलब कि ए और बी अगर मतलब ए अगर प्रिंसिपल और बी एजेंट है तो बी जो है उसको ऑब्वियसली ए के बिहाफ में काम करना पड़ेगा, सर्टेन एक्ट करना पड़ेगा। सेकंड आता है द प्रिंसिपल मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एंड मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एसेंशियल कंडीशंस ऑफ अ वैलिड मतलब एसेंशियल कंडीशंस या फिर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एजेंसी, उसमें ये भी लिखा था कि प्रिंसिपल जो होता है वो एग्जिस्टेंस मतलब वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब कि वो साउंड माइंड का होना चाहिए और एज ऑफ मेजोरिटी का होना चाहिए, और वो एग्जिस्टेंस मतलब जिंदा होना चाहिए, यानी कि मरा हुआ है। थर्ड आता है ओनली लॉफुल एक्ट्स एंड एक्ट्स नॉट इंजरिंग द थर्ड पार्टीज कैन बी रेटिफाइड। कोई भी लॉफुल एक्ट है वही चीज उसको अलाउ करेगा, या फिर कोई एक्ट किसी थर्ड पार्टी को इंजोर नहीं कर रहा, वो सब को रेटिफाई किया जा सकता है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 199। अ पर्सन रेटिफाइंग एन अनऑथराइज्ड एक्ट डन ऑन हिज बिहाफ ratifies the whole of the transaction of which such act formed a part। ठीक है। अब हम लोग आते हैं ratification must be made on full knowledge of the facts। ratification जो होगा वो पूरा नॉलेज होना चाहिए, पूरा फैक्ट का नॉलेज होना चाहिए कि हुआ, पूरा सिचुएशन उस टाइम क्या है वो पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी रेटिफिकेशन पॉसिबल है। फिर आता है रेटिफिकेशन मस्ट बी इन अ रीजनेबल टाइम, इन अ रीजनेबल यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन मस्ट ऑकर विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड बिफोर द टाइम्स इफ एनी फिक्स्ड। अगर कोई टाइम फिक्स कर दिया गया तो उस टाइम के पहले कर देना चाहिए विद फॉर द कमेंसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस of the contract and where the validity of an act depends on its being done within a limited time, where the validity of an act depends on its being done within a limited time। ठीक है। Further, a contract cannot be ratified at a time when a principal would not validly have made it। Thus, a contract of insurance cannot be ratified after loss। लॉस होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस को रेटिफाई नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट इन द केस वेयर रेटिफाई नहीं किया जाता इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। अब हम लोग आते हैं लास्ट इसका एसेंशियल कंडीशन जो रेटिफिकेशन का जो एंड आता है रेटिफिकेशन, फिर हम लोग नेक्स्ट चले जाएंगे, दैट इज मैनर ऑफ रेटिफिकेशन। द प्रिंसिपल हु एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट मेड ऑन हिज बिहाफ बाय वन हुम, मतलब कि जो प्रिंसिपल जो है जो एक्सेप्ट करता है कॉन्ट्रैक्ट जो उसके बिहाफ में किया गया कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया गया बाय द एजेंट हुम ही देयर बाय अंडरटेक्स, जो बाद में वो अंडरटेक मतलब कि एजेंट को हटा के खुद आ जाता है उस टाइम उसके सामने, टू रिगार्ड एज हिज एजेंट मे सिग्निफाई हिज एक्सेप्टेंस बाय वर्ड्स और कंडक्ट, वो अपने वर्ड से या कंडक्ट से एक्सप्रेस कर सकता है। ही में वो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ हिज एजेंट और टेक द बेनिफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो उस कॉन्ट्रैक्ट से बेनिफिट भी ले सकता है, और अदरवाइज बाय एक्विसेंस is what is done create to a presumption of authority in the absence of an express approval। However, the ratification must be founded on a full knowledge of the fact। जैसे कि मैंने आपको थर्ड लास्ट पॉइंट में बताया कि फुल नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स होना चाहिए रेटिफिकेशन के लिए, तभी रेटिफिकेशन होगा। तो होपफुली आपको इसका कॉन्सेप्ट भी, आपको रेटिफिकेशन का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज ostensible authority।
द प्रिंसिपल में बाय वर्ड्स कंडक्ट, प्रिंसिपल जो है वो बाय वर्ड्स कंडक्ट कर सकता है या क्रिएट एन इन्फरेंस या क्रिएट कर सकता है कोई रिजल्ट दैट एन ऑथोरिटी हैज बीन कन्फर्ड अपॉन एन एजेंट, मतलब कि कोई ऑथोरिटी दिया गया है और एजेंट को, इवन दो नो अथॉरिटी वेयर गिवन इन फैक्ट, मतलब फैक्ट के हिसाब से, मतलब एक्चुअली में ऑथोरिटी, इन रियलिटी ऑथोरिटी उसको नहीं दिया गया था एजेंट को, बट मतलब ये चीज वो प्रिंसिपल जो है वर्ड्स के थ्रू इम्प्लाई करता है, एक्सप्रेस करता है, पर ऑथोरिटी एजेंट के पास है, हिज अपरेंट ऑथोरिटी, ऑल्दो विदाउट एक्चुअल ऑथोरिटी इन द प्रिंसिपल विल, और अगर एक्चुअल ऑथोरिटी, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट एकदम केस बताया था, अगर एक्चुअल ऑथोरिटी नहीं रहेगा प्रिंसिपल का, देन प्रिंसिपल विल बी बाउंड टू द थर्ड पार्टीज बाय एजेंट्स एक्ट। तो एजेंट कोई भी सर्टेन एक्ट करेगा तो प्रिंसिपल जो है ही विल बी बाउंड टू द थर्ड पार्टीज, मतलब बाय हिज एजेंट्स एक्ट। अब क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ, अब हम लोग जानते हैं थोड़ा और डिटेल में। द प्रिंसिपल, ये तो मैंने आपको बता दिया। द डॉक्ट्रिन ऑफ अपरेंट ऑथोरिटी और ऑस्टेंसिबल as it is usually called is really an application of the principle of estoppel. For estoppel means only that a person is not permitted to resist an inference which reasonable man would draw from his words or conduct. मतलब कोई एक reasonable, मतलब कोई एक तो नॉर्मल आदमी कोई भी इन्फरेंस, कोई भी कंक्लूजन में आ सकता है उसके कंडक्ट या उसके वर्ड से, बट कोई estoppel एक तो पर्सन टाइप, estoppel में, in case of estoppel, a person is not permitted to resist an inference। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, ये तो केस लॉ है, ठीक है, एडमंड EDMUNDS वर्सेस बुशेल एंड जोन्स। इन दिस केस बुशेल वॉज एम्प्लॉयड बाय जोन्स, बुशेल जो था वो उसने, बुशेल वॉज एम्प्लॉयड बाय जोन्स, मतलब जोन्स ने बुशेल को एम्प्लॉय किया एज द मैनेजर ऑफ हिज बिजनेस इन लंडन। इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस बिल्स ऑफ एक्सचेंज वेर ड्रॉन, नॉर्मल बिजनेस के टाइम में बिल्स ऑफ एक्सचेंज वेर ड्रॉन, लिया गया, एंड एक्सेप्टेड बाय द मैनेजर, मैनेजर ने एक्सेप्ट किया। मैनेजर कौन था? बुशेल। जोन्स ने उसको मैनेजर के पोस्ट पे डाला था इन द बिजनेस इन लंडन, ठीक है, बट जोन फॉरबेड बुशेल टू डू सो, पर जोन ने मना कर दिया, फॉरबेड कर दिया बुशेल को कि तुम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को विदड्रॉ नहीं, मतलब ड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब विदड्रॉ नहीं कर सकते। इन वायलेशन ऑफ दिस प्रोहिबिशन सम बिल्स वर एक्सेप्टेड बाय बुशेल। द प्लेंटिव्स and endorsee of the bill sued Jones and Bushell. Jones was held liable. Jones जो था वो liable ठहराया गया था, for Bushell was deemed to have been clothed with every authority incidental to a principle in the business. The principle of ostensible authority find incorporation in section 237 of the Contract Act, which provides when an agent has without authority done acts or incurred obligations to third person, मतलब कोई एक तो एजेंट जो है उसने कोई एक तो मतलब विदाउट द ऑथोरिटी ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब बिना अथॉरिटी के वो कुछ एक्ट करता है, कोई सर्टेन एक्ट करता है, या फिर इनकर्ड कुछ ड्यूटी परफॉर्म करता है टू द थर्ड पार्टी या फिर थर्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल इज बाउंड बाय सच एक्ट, तो प्रिंसिपल बाउंड होगा उस एक्ट के लिए, और ऑब्लिगेशंस इफ ही हैज बाय द वर्ड्स, अगर वो वर्ड्स के थ्रू या फिर कंडक्ट के थ्रू इंड्यूस किया है उस थर्ड पार्टी को टू बिलीव दैट सच एक्ट एंड ऑब्लिगेशंस वेयर विद इन द स्कोप ऑफ एजेंट्स ऑथोरिटी। ठीक है, आपको तो समझ में आ ही गया होगा कॉन्सेप्ट आपको। हम लोग आते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हस्बैंड एंड वाइफ। एजेंसी में भी क्रिएटेड बाय हस्बैंड और वाइफ भी क्रिएट कर सकते हैं। इन केस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग टुगेदर, मतलब हस्बैंड और वाइफ कोहैबिट कर रहे हैं,
साथ में अ लीगल प्रिजम्पशन अराइजेस दैट वाइफ हैज द, एक तो लीगल प्रिजम्पशन अराइज होता है कि वाइफ हैज द ऑथोरिटी ऑफ एन एजेंसी फॉर ऑल डोमेस्टिक मैटर, वाइफ के पास ऑथोरिटी है फॉर ऑफ एन एजेंसी फॉर ऑल डोमेस्टिक मैटर्स ऑर्डिनरीली इंटरेस्टेड टू अ वाइफ, जो भी वाइफ को ठहराया जाता है, एज द रीजनेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, रीजनेबल सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए भी हो सकता है, एंड सर्विस फॉर द यूज ऑफ हस्बैंड, हिज वाइफ, चिल्ड्रेन एंड द हाउस होल्ड, सच गुड्स एंड सर्विस बीइंग सुटेबल इन काइंड एंड सफिशिएंट इन क्वांटिटी एंड नेसेसरी इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इन विच दे लिव। अब हम लोग एक ठो केस लॉ ले लेते हैं, देवेनहैम वर्सेस पाइलन। इन दिस केस द वाइफ एक्टेड एज अ मैनेजर्स ऑफ, मतलब एक तो होटल है, उसका मैनेजर हस्बैंड, उसकी वाइफ उसकी मैनेजर रेस। दे हैड नो सेपरेट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर ओन एंड लिव्ड इन द सेड होटल, उसी होटल में वो लोग रहते थे। शी प्लेज्ड द क्रेडिट ऑफ हर हस्बैंड विद अ ट्रेड्समैन, उसने एक तो क्रेडिट लिया, प्लेज लिया, जो वाइफ थी उसने प्लेज लिया द क्रेडिट ऑफ हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड के, विद अ ट्रेड्समैन, एक तो ट्रेड्समैन के साथ फॉर कुछ कपड़ों के लिए। द पेमेंट नॉट हैविंग मेड, पेमेंट तो नहीं किया गया, पेमेंट नहीं की उसने पेमेंट नहीं किया। द ट्रेड्समैन sued द हस्बैंड, तो इसमें जो वाइफ थी उसने तो पेमेंट किया नहीं, तो जो ट्रेड्स पर्सन था, ये ट्रेड्समैन जो है, उसने हस्बैंड को स्यू किया फॉर द प्राइस ऑफ क्लोथ्स। द कोर्ट हेल्ड दैट द हस्बैंड वाज, तब कोर्ट ने ये ठहराया कि हस्बैंड जो था वो लायबल नहीं था पेमेंट करने के लिए, बिकॉज ही एंड हिज वाइफ वे आर नॉट लिविंग इन अ डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर ओन, which is a necessary condition for the legal presumption of necessity in favor of the wife. ठीक है, the wife has the authority to place her husband credit for only for necessaries. ठीक है, whether a particular good supplied in is a necessity or not is a question of fact, and the owner is in this connection lies on the person who supplies the goods to the wife. अब हम लोग आते हैं इसका लास्ट, that is agents of necessity or by implication of law in cases of necessity. Agents of necessity is created in दो वे में क्रिएट होता है agents of necessity. In one case, पहला केस में the relationship of principal and agent in itself created not by the parties, मतलब पार्टीज के थ्रू रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट होता है पहला केस में, बट बाय द लॉ। इन द अदर केस, दूसरे केस में, इन व्यू ऑफ सम अनफोर्सिन इमरजेंसी, कुछ अनफोर्सिन इमरजेंसी के कारण उस व्यू में अलाउज द एजेंट टू एक्सीड द अथॉरिटी विच हैज बीन कन्फर्ड अपॉन हिम, तो एजेंट मतलब कुछ इमरजेंसी के कारण एजेंट को अपना अथॉरिटी को एक्सीड करने का अथॉरिटी मिल जाता है। ठीक है, एन अथॉरिटी ऑफ नेसेसिटी इज कन्फर्ड बाय लॉ इन सर्टेन केसेस वेयर एन एजेंट in the course of his employment is faced with an emergency in which the property or interest of his principal are in imminent jeopardy, and it becomes necessary in order to preserve the property interest of the principal to act before the principal's instruction can be obtained. ठीक है, होपफुली आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो आज का क्लास में आपके लिए यहीं तक रखता हूँ. अगर आपको समझ में आ जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि और भी लॉ स्टूडेंट्स हो जो भी पढ़ना चाहते हैं वो लोग पढ़ पाएँ. शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आ जाए मेरा कंटेंट. और कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेरीज आता है, कोई भी डाउट आता है रिलेटेड टू दिस एजेंसी, मतलब एजेंसी से रिलेटेड हो या प्लेस से रिलेटेड हो जो मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, या फिर बेलमेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट हो, आप कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ बता दो. या हिंदू लॉ ही क्यों ना हो, आप कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ बता दीजिए, ताकि मैं आपके लिए
उस सब चीज़ के लिए भी अलग से वीडियो बना के सारा डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।